नमस्कार दिनकर जी। नमस्कार। आज बड़ी खुशी है कि आप हमारे यहाँ आए हैं। जी। आपसे कुछ सवाल पूछेंगे संगीत के बारे में और अपना ज्ञान थोड़ा बढ़ाएंगे। ज़रूर। संगीत की दुनिया में आपका काफ़ी लंबा सफ़र रहा है। स्वयं के गाने के अलावा आपने अनेक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की है। जी। ये सफ़र आपने कैसे तय किया? ये सफ़र, क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछा है उसमें दो हिस्से हैं। एक तो मैंने कैसे तालीम पाई, जी। कब से पाई, ये एक सवाल है। और उसके बाद इस कला को हमने कैसे आत्मसात किया। जी हाँ। क्योंकि तभी हम कह सकते हैं कि हमने कैसे सिखाया और कैसे सिखा रहे हैं। जी। तो इस सफ़र में, ये सफ़र मेरा शुरू हुआ 1934-35 से कहिए, जी। जबकि मेरी आयु केवल 7 साल की थी। और वैसे घर में गुनगुनाना ये सब होता ही है, जिसके वजह से मेरे पिताजी ने ये जान लिया कि इस बालक में कुछ संगीत के जरासीम हैं। जी। इसलिए उन्होंने बहुत छोटे मोटे जो संगीत के शिक्षक थे उनके पास मुझे भेजा। जी। लेकिन जहाँ जहाँ मैं सीखता था वो मुझे कुछ उसमें रुचि लगती नहीं थी। और पिताजी तो संगीत के बारे में कुछ जानते नहीं थे। जी। फिर वे मेरे ऊपर ही छोड़ते थे, क्यों भाई, क्या पसंद नहीं है। तो ये भी कहना बड़ा कठिन था उस अवस्था में, क्योंकि बालक तो था ही। लेकिन इतना ज़रूर था कि अगर शिक्षक की शिक्षा मुझे पसंद नहीं आई तो मैं ये कहता था कि मुझे कुछ रुचि इसमें लगती नहीं है। तो फिर दूसरा शिक्षक, इस तरह से 4-5 हुए। अंत में एक मेरे गुरुवरी सबसे पहले जो थे उनका नाम था कैरेकट्टे नागेश्वरराव। जी। उनका गाना मैंने सुना। उन्होंने पहले तो अब्दुल करीम खान साहब से तालीम पाई थी और बाद में पटियाला के काले खां जो हैं, जी उस्ताद गुलाम अली खान साहब के गुरु थे वो, उनसे उन्होंने तालीम पाई थी। जी। उनका मैंने गाना सुना और वो मुझे अच्छा लगा। तो मेरे पिताजी से कहा कि मैं इनसे सीखना चाहूँगा, क्योंकि ये गाना जो है ज़रा उस्तादी है। तो फिर उनके पास सीखने लगे। 2 साल उनसे सीखा। बाद में जहाँ मैं रहता था उसी बिल्डिंग के ऊपर वाले 5वें मंजिल में पंडित ओंकारनाथ जी आए। अच्छा। और उनका गाना वहाँ शुरू हुआ और वो क्लासेस होते थे। उनकी जब आवाज़ नीचे तक पहुँचती थी मैं वहीं खड़ा रहता था। हालांकि खेलता क्रिकेट था। क्रिकेट में जहाँ बॉल उस तरफ गया और जैसे वो आवाज़ सुनी, बस बॉल हाथ में लेके सुनने लगे। मैं सुनने लगा। फिर पिताजी से कहा, मेरे ख्याल से ये जो गाना है ये बहुत सुरीला है और मीठी आवाज़ थी उनकी, बुलंद आवाज़ थी। तो पिताजी उनके पास ले गए और फिर उनसे 1.5-2 साल मैंने सीखा। जी। उसके बाद मेरे ही गुरु बंधु चिदानंद नगरकर करके थे, अब वो नहीं है, उनका देहांत हुआ। उनका गाना मैंने सुना बम्बई में और वो गाना सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसे गाना चाहिए। जी। पिताजी से फिर आके मैंने कहा कि मुझे इस तरह से गाना, ये जैसे गा रहे हैं वैसे गाना है, तो आप देखिए कौन उनके गुरुजी हैं, क्या हैं। तब पिताजी ने पता लगाया और वो उनको मालूम हुआ डॉक्टर S.N. रतनजनकर, पंडित रतनजनकर, उनसे वो सीख रहे हैं और लखनऊ में। उस समय मेरी आयु करीब 11 साल की थी। तो उन्होंने, पिताजी ने रतनजनकर जी के पास ले गए और मुझे देखते ही, हालांकि मेरी आयु 11 साल की थी लेकिन उससे भी मैं छोटा लगता था। जैसे अब मेरी आयु 60 साल की है, लेकिन सब लोग कहते हैं कि झूठ कह रहे हो। तो रतनजनकर जी ने कहा
कि भाई बहुत छोटी आयु है, मैं इसकी जिम्मेवारी नहीं ले सकता हूँ, तो इनको यहीं किसी से सीखने दीजिए। अलादिया खां साहब है, ये उस्ताद हैं, उनके पास ले जाइए। तो पिताजी ने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप ही से इनकी शिक्षा हो, और साथ साथ दूसरा एजुकेशन स्कूल का भी हो, इसलिए इनको लखनऊ भेजना चाहता हूँ। तो उन्होंने पहले तो इनकार किया, और हम जाने लगे तो पिताजी ने कहा कि अब यहाँ तक आए हैं आपके द्वार, तो कम से कम इसको सुन तो लीजिए। जी। तो उन्होंने कहा अच्छा गाओ। तो मैं बैठा और गाने लग गया जो कुछ सीखा था। तो वो प्रसन्न हुए। जी। उन्होंने कहा हाँ, इस बालक में संगीत है। फिर उन्होंने कुछ खुद गाए और हमको रिपीट करने के लिए कहा, वो भी किया। कुछ वो आकार में कुछ गाए, मुझे कहा कि सरगम इसके करो, वो भी मैंने की। तो बड़े खुश हुए, कहने लगे हाँ ये सीख सकता है, परंतु इसकी जिम्मेवारी लेना मेरे लिए ज़रा काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि मेरे पास एक लड़का पंडित के.जी. गिंडे वो भी थे, और एक रोशन नाम के एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे, आपने नाम सुना होगा, वो भी वहाँ रहते थे। तो ये दोनों की जिम्मेवारी मेरे पास ऊपर तो है ही सर पर, और ये तीसरे बालक की मैं कहाँ लूँ। लेकिन फिर फादर ने कुछ थोड़ी ज़िद की और उनसे रिक्वेस्ट की, तो कहने लगे अच्छा ठीक है भेज दीजिए। तो 1939 में मैं लखनऊ गया, वहाँ करीब उनके सानिध्य में 6 साल 7 साल रहा, सीखा, और जिसको अंग्रेज़ी में इंसाइट कहते हैं, संगीत के क्या कहना चाहिए, इंसाइट को क्या कहेंगे आप हिंदी में? पकड़ जो है। हाँ, पकड़, गहराई कहिए, गहराई जो। हाँ, उसको मैंने जानने की कोशिश की, और निरंतर उसके बाद उन्हीं के सानिध्य में मैं सीखा। जी। तो रतन जनकर जी की शिक्षा में काफ़ी लाभ मुझे हुआ, परंतु मेरे आइडियल जिसको कहते हैं जी, गवैया, जिनको मैंने सर्वप्रथम सुना था, वो उस्ताद फैयाज खां साहब। अच्छा अच्छा। 1934 में। तो वो गायकी जो है मेरे मन पे बसी थी, और नगरकर, पंडित नगरकर जी की भी गायकी करीब करीब उसी की तरह थी। क्यों? तो मैंने वही गायकी जो है अपनाई जी। और उसके बाद जैसे कि पहले पहले कॉपी करते हैं, ऐसे कॉपी किया करता था। बाद में ये सोचा कि नहीं, मेरा जो मनोधर्म है, मेरे विचार जो हैं, उसमें वो गायकी जहाँ तक ढल सकती है वैसे ही ढालना चाहिए, क्योंकि मनन करने के बाद पता चलता है कि अपनी आवाज़ की क्षमता क्या है। जी। कॉपी करने में कोई रास नहीं आता है। तो इस तरह से चिंतन जिसको कहते हैं जी। वो किया, और उसमें भी गुरु की विद्या जो थी वो सफल हुई। इस तरह से मेरा प्रारंभ शुरू हुआ, सफ़र हुआ। और रियाज तो ज़रूरी है, रियाज भी करते रहे, 6-6, 7-7 घंटे रियाज करते थे उस वक्त। तो इस तरह से ये मेरा शिक्षण शुरू हुआ। और उसके बाद जैसे आप जानते हैं कि रियाज व्याज होने के बाद, शिक्षा हासिल होने के बाद, करने के बाद फिर गाना आरंभ किया, महफिलें, सब करीब करीब पूरा भारतवर्ष घूमे हैं, बेंगलुरु तक, मद्रास वगैरह, वहाँ से जी करके मैं उत्तर की दिशा में महफिलें दी, कॉन्फ्रेंसेस में गाए। इस तरह से ये रहा। जब आपने पहली बार कॉन्फ्रेंस में गए जी, और अब जाते हैं, क्या फ़र्क महसूस होता है? फ़र्क तो है ही है, उसमें कोई
आपने जब पहली बार म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए जी। और आजकल जाते हैं, आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? फ़र्क ये है कि पहले ज़माने में कॉन्फ्रेंस जिसको कहते हैं वो आदान प्रदान होता है। जी। कुछ संगीत के संबंध में विचार गोष्ठी जो होती हैं जी हाँ। वो की जाती थी, जैसे भातखंडे साहब के ज़माने जी में। हाँ। सही मायने में म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस उन्होंने ही शुरू की, पंडित भातखंडे जी ने। जी। और उसमें रागों के बारे में चर्चा होती थी। एक ही राग अगर 10 गुणीजन अलग अलग किस्म के गाते हों जी हाँ। और उसमें से साम्यता जो है वो अगर 4-5 लोगों में है। आती थी, रहती थी, तब उसको माना जाता था और उसको सबको मानना चाहिए। ये सब बातें उसमें तय होती थी। और कॉन्फ्रेंस ने एक आर्टिस्ट गाने के लिए बैठा तो 2 से 3 घंटे जी हाँ। उसी की महफिल, और राग भी चुने हुए रहते थे, सब लोग वही गाते थे। एक ही राग में बहुत सी जी चीज़ें, हाँ। कॉम्पोजिशंस, ख्याल या ध्रुपद हो गाते जी थे। हाँ। तो इस तरह से सुनने वालों को भी और संगीत के जो जिज्ञासु हैं जी। उनके लिए एक तरह का मसाला मिलता था। जी हाँ। और वहाँ ये एक बात तय हो जाती थी कि जो राग हैं वो इस तरह से गाने से इसकी पवित्रता रहती है। नहीं तो अपने मन माने अगर कोई गाए जी हाँ। तो, लेकिन आजकल वो बातें नहीं हैं। आजकल क्या है कि आर्टिस्ट आते हैं, एक घंटा 1.5 घंटा गाते हैं और चले जाते हैं। एक मनोरंजन हो गया है। मनोरंजन। लेकिन उस समय वो मनोरंजन की सिर्फ जी हाँ। चीज़ तो नहीं थी। वैसे देखा जाए मेरे विचार में ये भारतीय संगीत जो है वो मनोरंजन की चीज़ नहीं है, जी हाँ। आत्मरंजन की है। जी हाँ। तो इसमें एक फिलॉसफी भी जुड़ी हुई है। वो पाश्चात्य देशों का संगीत जो है वो मनोरंजन मैं कह सकता हूँ, जहाँ मेरे अनुभव की चीज़ मैं बता रहा हूँ। लेकिन हमारी चीज़ जो है जी हाँ। एक स्वर में मग्न होना, जी। तन्मयता उसमें आना, ये जो है एक स्वर की बात कर एक रहा हूँ। स्वर। तो राग तो खैर क्या है। हाँ। तो इस तरह से पहले के कॉन्फ्रेंस में आज के कॉन्फ्रेंस में मैंने ये बात देखी। और दूसरी चीज़ ये है कि पहले ज़माने में जैसे कि लोग आते थे जी हाँ। सुनने वाले रसिक, उनकी तादाद भी बहुत कम होती थी। तीसरी चीज़ ये कि उस ज़माने में कभी माइक्रोफोन हुआ नहीं करते थे। जी हाँ। बस आर्टिस्ट बैठे और गाए और उसकी आवाज़ आखिर तक पहुँचे, इसलिए खुली आवाज़ में सब लोग गाते थे। अब ये माइक्रोफोन के वजह से उसका जो टेक्निक है सब लोगों ने अपना लिया, तो गाना जो है वो खुली आवाज़ से, वो क्रूनिंग कहते हैं ना अंग्रेजी में, वो हो गया है। तो इस तरह से ये सब फ़र्क है। जी हाँ। लेकिन अब जैसे जैसे परिवर्तन आते जाता है समाज में, वैसे वैसे सबको करना पड़ता है। जी हाँ। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो आजकल एक कॉन्फ्रेंस में जैसे 1,500-2,000 लोग बैठ के सुनते हैं, लाउड स्पीकर्स रहते हैं, जी हाँ। और उसी कलाकार की वो क्रून की हुई छोटी आवाज़ जो है वो बड़ी बड़ी हो कर जाती है। दिखाते हैं। तो ये सब टेक्निकल जी हाँ। बातें भी हैं इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। साथ ही साथ गाने में टेक्निक का सुधार तो हुआ है, लेकिन आवाज़ के दृष्टि से वो जो खुली आवाज़ वगैरह जो है वो है। वो होती नहीं है। दूसरी चीज़ ये, खुली आवाज़ से क्या है कि आप हृदय से गाते हैं, जी हाँ। मुक्त कंठ जिसको कहते हैं जी ना। हाँ। और जहाँ आपने आवाज़ को छोटा छोटा लिया, बनाया। रोक लिया, वो मुक्त कंठ नहीं है। और उसमें हृदय का जो अंश होना चाहिए जी। वो उतना पाया नहीं जाता। ये मेरा पर्सनल अनुभव मैं कह रहा हूँ। संगीत के अलावा आपको अन्य कलाओं में भी काफ़ी रुचि है, जी इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ज़रूर। देखिए, संगीत में जैसे कि मैंने कहा कि ये आत्मा से निकलने वाली एक स्फूर्ति है। जी हाँ। अब वही स्फूर्ति हर एक कला में है। हमारा माध्यम
स्वरों से होता है, लय से होता है, और अन्य कला के जो माध्यम हैं, पेंटिंग करते हैं तो रंग में होता है। उसी तरह से शिल्प कला जो है उसमें पत्थर और इस तरह से माध्यम अलग अलग हैं, परंतु संगीत कला जो है वो डायरेक्टली हिट होती है जी हाँ और उसमें कोई मिटाने की चीज़ नहीं है। जी जैसे कि आप पेंटिंग बना रहे हैं, हाँ, कुछ थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ तो आप मिटा उसको सकते हैं। मिटा के करेक्ट कर सकते हैं। संगीत में वो चीज़ नहीं है, वो जो डायरेक्ट है, जहाँ गा रहे हैं सुरीला अच्छा लग रहा है, जहाँ जहाँ ज़रा बेसुरा हुआ बस उसको मिटाना मुश्किल है। जी वो तो कायम है कि बेसुरा है, बेसुरा है। शिल्प कला में भी वही चीज़ है कि आपने एक मूर्ति बना रहे हैं, जी वो आपके मन में एक ध्यान में एक उसका उसकी आँखा है, जी और वो आपने खोदते बनाना वक्त ज़रा सा कुछ बिगड़ गया तो वो आप खाका बदल सकते हैं, हाँ दूसरा रूप दे सकते हैं। लेकिन गाने में ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट है। हाँ और इसकी एक परंपरा है, उस परंपरा के मुताबिक जो बंदिशें हैं वो उसी तरह से जब तक नहीं गाएंगे तब तक वो रूप उसका निखर के नहीं आता। जी तो इसलिए मैंने उसका भी थोड़ा सा पेंटिंग और शिल्प कला जी इन चीज़ों पर भी मेरा ध्यान गया। और वो ध्यान जाने के बाद जैसे कि पेंटिंग में एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है, एक कॉन्क्रीट होता है, वही चीज़ संगीत में क्या चीज़ है, कॉन्क्रीट क्या चीज़ है और एब्स्ट्रैक्ट क्या है, जी इसके ऊपर मैंने विचार किया, थोड़े से चिंतन किया। जी चिंतन करने के बाद अब मैं आसानी से उस चीज़ को जी संगीत में ढाल सकता हूँ। हाँ इसी तरह से अगर किसी को सिखाना है, तालीम देना है, जी तो इन चीज़ों को भी मैं बता सकता हूँ हाँ ताकि सीखने वाले का भी मस्तिष्क में जी हाँ विकास हो, कूप मंडूक वृत्ति न हो हाँ कि ये अच्छा है जो हमने सीखा है, दूसरा जो है वो खराब है, ये चीज़ें न हो। हाँ सो इसलिए इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनको समझाना, इसमें मदद मिलती है। जी हाँ। संगीत में राग क्या चीज़ है, उसे आप कैसे समझाएंगे? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। राग को शब्दों में समझाना बहुत मुश्किल है, फिर भी शिक्षक होने के नाते समझाना तो पड़ता ही है। जी देखिए, राग एक मायने में एक स्वरूप होता है जी जिसको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहते हैं ना, वैसे ही है। क्यों कि भारतीय संगीत में ये जो सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा जो है, आरो आरो, जी और फिर कोमल है, शुद्ध स्वर है, ये सब है। कुछ स्वर लिए जाते हैं, कुछ स्वर नहीं लिए जाते हैं, ऐसा भी है आरो आरो में। तो सिर्फ इन स्वरों से राग नहीं बनता, जी हाँ वो तो स्टाकाटो नोट्स हैं, परंतु कुछ स्वरों की एक गुच्छा, जी हाँ स्वर समुदाय, उसको किस तरह से अरेंज करना, जी मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि आधुनिक रीति में आइके बाना अरेंजमेंट, जी हाँ ईके बाना या आइके बाना कहते हैं ना, जी हाँ। फ्लावर अरेंजमेंट जी हाँ। जापानीज, हम लोग वही करते हैं। तो हर एक राग में सारे ग म प, इसको कहते हैं पूर्वांग या पूर्वार्ध, और म प ध नि सा ये उत्तरार्ध, उत्तरांग। तो पूर्वांग में एक चंद स्वर होते हैं, स्वर समुदाय, जी और उसी का ये सवाल अगर हो तो उसका जवाब जो है उत्तरांग में होता है। जी तो इन दोनों के, जैसे कि मैं एक मिसाल देता हूँ, अब राग के बारे में पूछा है तो हाँ जरूर स्वरों के साथ ही होना चाहिए। धीरे बजाइए। अब जैसे एक राग है भैरव, मैं ऐसे करूँगा कि आज भैरव पे ही शुरू करूँगा
और इसी पे ही समाप्त करूँगा, क्योंकि राग को समझाना है। जैसे सा रे ग म प द नि सा रे द प म ग रे सा। ये तो स्वर हुए, इसमें सा रे कोमल होता है, ग म ये शुद्ध, प ये प जो है अचल होता है, ये शुद्ध ही होता है, शुद्ध और कोमल का सवाल नहीं। द कोमल, नी शुद्ध और ऊपर वाला सा। लेकिन महज सा रे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे, ऐसे गाने से राग भैरव नहीं होगा। जी। ये स्वर भैरव राग में प्रयुक्त है, परंतु भैरव राग नहीं। जी। अब देखिए एक ही बजने दीजिए, जैसे ग म रे सा। अब इन स्वरों को किस तरह से ट्रीटमेंट दी जाती है। रे ये रे जो है भैरव राग में इस तरह से आंदोलित लगता है। जी हाँ। सा रे सा रे, इस तरह से स्टैटिक नोट जिसको कहते हैं वैसे नहीं लगता है। रे सा। अब अंग देखिए, ग म रे सा। ये स्वर समुदाय ग म रे सा, ये भैरव राग का उत्तरांग में पूर्वांग में इसका अंग है। ग म रे सा, फिर इसका विस्तार होता है। अब इसका जवाब जो है उत्तरांग में नि सा द प नि सा द प ग म रे सा। ये दो हिस्से हुए, उसके बीच में एक ब्रिज है, नि सा द प। अब जैसे रे आंदोलित होता है, वैसे दैवत भी आंदोलित होगा, क्योंकि आपस में षड्ज पंचम भाव है। सो द म प ग म, द म प ग, ये ब्रिज है। ग म रे सा नि सा द प द म प ग म म रे सा। अब इसमें प्रयुक्त श्रुति जिसको कहते हैं माइक्रोटोन, वो और आंदोलन और मींड, ये भारतीय संगीत की खास विशेषता है, जिसके वजह से जैसे पेंटिंग करते हैं तब जो कर्वेचर्स जो हैं वो एक रूप देते हैं। आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन करते जाएं तो कोई रूप नहीं आएगा, लेकिन इसमें कर्वेचर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट। रे नि सा द प ग म रे, ये मींड जो है एक रूप देते हैं। और इस तरह से जब राग को भरता जाता है उस वक्त एक मूर्ति हर एक गायक के सामने रहती है। और चूंकि यही स्वर वो बरतता है, इसके डिज़ाइन बनाता है, और वो देखता है कि इसका स्वरूप जो है वही बना रहे। परंतु इन स्वर समुदायों को अलग अलग तरीके से इसके कई कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं। राग का स्वरूप नष्ट न हो, उसको बरकरार रखते हुए जो कलाकार इसमें जितने तरीके के स्वर समुदायों को बरतेगा या विकास करेगा,
उसका, उस तरह से उसका अपना एक अलग ढंग हो जाएगा। जी हाँ। तो क्या है, और एक दूसरी विशेषता भारतीय संगीत की कि एक ही राग एक कलाकार 10 दफा गाएगा, जी हाँ। तो उसमें राग वही रहेगा, स्वरूप वही रहेगा, लेकिन अलग अलग ढंग हम्म, मालूम होगा। जी हाँ। वही राग अगर दूसरा कलाकार गाएगा तो और एक दूसरी चीज बनेगी, परंतु स्वरूप वही रहेगा। ये एक विशेषता है। और पाश्चात्य संगीत की तरह हम पढ़ते नहीं हैं। मैं कहता हूँ कि पाश्चात्य संगीत में वो दे रीड म्यूजिक, वी सिंग म्यूजिक। हम गाते हैं, वो पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ कॉम्पोजर कंपोज करता है और बाद में कंडक्टर कंडक्ट करता है और बाद में जो बजाने वाले हैं या गाने वाले हैं वो गाते हैं जी हाँ। लिखा हुआ। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे नहीं है। एक राग का दायरा है, उसी में। उसी में हम लोग अलग अलग तरीके से मन माने ये जी गा सकते हैं। तो इस तरह से हर एक राग जो है एक स्वरूप मानते हैं, जी हाँ। उस स्वरूप को नष्ट न होने दें और उसमें रंजकता आनी चाहिए। ये खास बातें हैं जी हाँ। जो हम समझाते हैं अपने शिष्यों को, जी और हमने भी ऐसे ही सीखा है। जी हाँ। आपने आकाशवाणी में वृंदगान जी। के उत्थान में काफ़ी योगदान दिया है। स्वयं के गाने में और वृंदगान को कंपोज करने में, संयोजन करने में जी, क्या फ़र्क महसूस किया? फर्क तो बहुत है, क्योंकि स्वयं जब गाते हैं जी हाँ। तो जैसे जैसे विचार आते हैं वैसे वैसे हम उनको उन विचारों को स्वरों में ढाल देते हैं। जी हाँ। परंतु वृंदगान एक ऐसी चीज़ है कि वो पहले तो कंपोज होनी चाहिए। जी कंपोज होने के बाद चूँकि एक से अधिक लोग गाते हैं, इसलिए वो कंपोजिशन बिल्कुल उसी ढंग से सब लोग गाएं, या जैसे जिसने कंपोज किया है कंपोजर, जी हाँ। उसके विचारों के आधार पर वो वैसे ही निखर के आए। तो उसमें क्या होता है कि कंडक्ट करने की आवश्यकता है, जी। कंडक्टर की। तो ये जो चीज़ है वो हमारे भारतीय चीज़ नहीं है, वो पाश्चात्य देशों की चीज़ है जी कि हमारा जो भारतीय संगीत जो है वो अकेले का ही काम है, चाहे वो वादक हो या गायक हो। परंतु अगर आपको अलग अलग चीज़ें देनी हैं, जी पाश्चात्य संगीत से हम जो कुछ लाभ हम ले सकते हैं, तो वो ऐसी चीज़ें हैं जी। कि वृंदगान क्वायर कहते हैं वहाँ पर। तो उसमें तो फिर वो अगर करेंगे तो भारतीय राग हो या 3-4 राग मिले हुए हो, इस तरह से एक अलग प्रकार से कॉम्पोजिशन तैयार करना होता है और फिर उनको गवाया जाता है। अब उसमें क्या है कि एक ही चीज़ 10 या 20 आवाज़ें जी हाँ। एक साथ गाते रहें तो उसमें क्या है कि डेप्थ नहीं मिलता है। जी इस वजह से जैसे जैसे आवाज़ की क्वालिटी होती है वैसे वैसे आपको काट छांट करनी पड़ती है। जी। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जिसको पाश्चात्य संगीत में कहते हैं कॉर्ड सिस्टम। कॉर्ड सिस्टम जैसे होता है, अब वो सभी चीज़ें मैं यहाँ समझा नहीं सकता हूँ, लेकिन कॉर्ड की तरह जहाँ तक वो कॉम्पोजिशन नष्ट न हो उसकी मधुरता, वहाँ तक षड्ज पंचम और षड्ज मध्यम इनको लेके अलग अलग ग्रुप बना के अगर करेंगे तो उसमें डेप्थ आती है। जी। तो इस ढंग से हमने सर्वप्रथम जो मैं जब दिल्ली में था आकाशवाणी में, तो उंगटाइड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उंगटाइड कहते, तो बहुत से डेलीगेट्स के सब आए थे। तो उसमें 100 वॉइसेस लेके मैंने सर्वप्रथम ये कोशिश की थी। हालांकि रचना मेरे गुरुजी रतन जनकर जी की थी,
लेकिन ये सब तरतीब जो देना था वो मैंने दी थी और काफ़ी कामयाब हुई। जी उसके बाद रेडियो के अफसर जो थे वो कहने लगे कि इस तरह से आप करते रहिए, जी तो हमने किया। और जो आवाज़ें जो थी यहाँ के गंधर्व महाविद्यालय के वॉइसेस मैंने लिए, क्योंकि एकदम से ऐसे ट्रेंड वॉइसेस मिलते तो हैं ही जी नहीं। तो लिए काफ़ी हमने उसके ऊपर विचार किया है और अभी भी कर रहा हूँ। जी करीब मेरे ख्याल से 50-60 ऐसे मैंने कॉम्पोजिशन किए हैं जी। वृंदगान में। अपने ये संगीत को अन्य कलाओं से भी जोड़ा है, जैसे डॉक्यूमेंट्री। जी इस संबंध में कुछ संक्षेप में बताना चाहेंगे? हाँ, ये भी करीब करीब जैसे मैंने अभी बताया जी। वृंदगान का स्वरूप है, वैसे ही डॉक्यूमेंट्री में संगीत देने का मतलब ये है कि आवाज़ें नहीं, वहाँ साज होते हैं। जी तो कई तरह के आजकल तो आपने फिल्म में तो देखते ही हैं, जी हाँ। परंतु हमने यहाँ जहाँ तक कोशिश की है कि उसमें भारतीयता, भारतीय संगीत की उसमें खुशबू आते रहे। जी ऐसा न लगे कि ये कोई पाश्चात्य संगीत है, ऐसा न लगे। इस चीज़ का मैंने ख्याल रखा, जी क्योंकि ये वाद्य वृंद हो जिसको ऑर्केस्ट्रा कहते हैं या क्वायर जिसको वृंदगान कहते हैं, ये कोई भारतीय चीज़ नहीं है, जी ये तो पाश्चात्य से ही हम लोगों ने ली है और कॉपी करते हैं। और लेकिन अब ज़माना बदल रहा है, परिवर्तन आ रहे हैं, तो इसमें ये भी एक चीज़ है, होनी चाहिए, हो रही है। इतनी जानकारी देने के बाद ये मन तो होता ही है कि आपको कोई रचना सुनी जाए। अच्छा, क्या सुनाना चाहेंगे आप? मैं ऐसे करता हूँ, क्योंकि राग भैरव जो है, जी हाँ। प्रथम राग भैरव कहा है, और पहले ज़माने में जो तालीम होती थी जी वो भैरव राग से ही होती थी। जी हाँ। परंतु भातखंडी जी ने उसको बदल दिया इस वजह से कि पहले ज़माने में सीना बसीना तालीम एक ही शिष्य को सिखाता था, जी हाँ। गुरु। लेकिन आजकल क्या है, जबकि सामूहिक रूप में सिखाना होता है, तब जैसे मैंने कहा भैरव राग में कि ऋषभ का कोमल का आंदोलन होना, जी उसमें श्रुति का यूज़ कैसे होता है, ये सब चीज़ें जो है वो सामूहिक रूप में समझाना ठीक नहीं है। जी इस वजह से उन्होंने कल्याण और बिलावल इस तरह से तालीम शुरू की, जी नहीं तो प्रथम राग भैरव से ही जाना जाता था। तो मैं ऐसे करता हूँ कि देखिए, हमारे यहाँ ध्रुपद जी हाँ। गाया जाता था, ध्रुपद के पहले आलाप किया जाता था। हाँ, आज भी देख रहे हैं आप लोग कि कोई भी साज सितार सरोद बजता है तो एकदम से गत नहीं शुरू करते हैं, वो भी आलाप बजाते हैं। अब वो आलापचारी जो है वो गाने से ही उन्होंने ली है। जी तो सबसे पहले आलाप होता है, आलाप यानी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, उसमें राग का स्वरूप जो है वो निखरता है। तत्पश्चात बंदिश है, अब बंदिश में ध्रुपद गाइए या ख्याल गाइए, जी कोई भी गा सकते हैं। ध्रुपदी ध्रुपद गाते हैं, ख्याल गाने वाले ख्याल गाते हैं। तो सबसे पहले राग भैरव में आलाप और बाद में विलंबित बंदिश और एक द्रुत बंदिश जी मैं पेश करूंगा। जरूर। बस सब बेसुरा हो गया, बस यहाँ से अब दूसरा लीजिए, क्योंकि सब बेसुरा